गया है, सभी ऑप्शनल हो गए हैं। तो आपको मेनली हिस्ट्री ऑप्शनल के रजिस्टर आपके पास हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है ना, जो फेल हुए इस बार उनके पास हिस्ट्री पूरी पढ़ी हुई है। तो आज वही पेपर हम देखेंगे कि आपके नोट्स से कितना पेपर आया। आपको मुझे एक क्वेश्चन, आपको आपके यूपीएससी की, आपको आपके मम्मी पापा की, आपको विक्रम सर को छोड़ के सबकी कसम है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि सर यस हमने ये नहीं पढ़ा, तो आप बताइए, आप वहीं पे ऑब्जेक्शन कीजिएगा। किसी और को याद आ जाएगा, जरूरी नहीं आपको याद नहीं हो, और आपको याद नहीं तो मैं स्लाइड दिखा दूंगा जो आपको दिखाई हुई है। तो आप सिर्फ इतना बताना कि सर हमने ये चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है। उसी चीज को डिस्कस करेंगे। आपने पेपर लगभग में देख लिए होंगे, फिर भी मैं आपको पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर हुआ है। तो ये दोनों पेपर मेरे हाथ में हैं, और ये दोनों पेपर का अभी हम डिस्कशन करेंगे आपके सामने कि कौन से क्वेश्चंस आपके नोट से आए हैं या आपको याद है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे। देखिए पेपर 1, ठीक है, आपके पेपर यहाँ चला दूं? यस। कोई बातें ना करे दीपक, उस गर्ल्स पर है, तू आगे आ जा, तू पेज है ना कम, दोनों भेजिएगा। देखिए मैपिंग इज अलग सेपरेट थिंग फॉर द ऑप्शनल टाइम। तो मैपिंग वाले जो 20 पॉइंट है उनको छोड़ के लिखिए। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने। फर्स्ट इज द कंपल्सरी, तो आप क्वेश्चन देखते जाइए, सब क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, समझ में आई बात। आपको एंशिएंट और मिडाइवल दोनों में से 3 क्वेश्चन करने। 3 का मतलब एक के अंदर 3 है, ऐसे 5 क्वेश्चन है, 5 में से सिर्फ 3 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 3 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे मैं आपके स्टूडेंट की बात करूं, जया ने क्वेश्चन नंबर ये उठाया 3rd। देखिए आप मुझे बताइए, क्या आपने हाउ फार द संगम लिटरेचर एक्ट एज ए विंडो इनटू द सोशल और कल्चर ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया, क्या आपने संगम साहित्य नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं? जोर से बोले। yes, जब आपने संगम लिटरेचर पढ़ा तो उस लिटरेचर में पूरी यही कंडीशन जो पूछा है वो, तो आपको संगम साहित्य के बारे में लिखना था। पहला क्वेश्चन क्या है? संगम लिटरेचर के बारे में आपको लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन है मौर्य काल में कैसे, मौर्य पीरियड में आइडियोलॉजी या इंपीरियल कैसे एक्सपेंशन हुआ वो बताना है। तो आपने पढ़ा नहीं? कहां तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य, उसकी जीत क्या थी, विक्ट्री क्या थी, पढ़ा नहीं पढ़ा? जोर से बोलेंगे। नहीं पढ़ा तो कसम लगाई हुई है, सच बोलना है। अरे मौर्य काल में कितना एक्सपेंशन हुआ, हमने तो ये भी पढ़ा, उसके कहां तक इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, मतलब वो एरिया उसका है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कि गुप्ता एरा से पहले महिलाओं की कंडीशन क्या थी। क्या हमने इंडस से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़ी? इंडस में पता था महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, धीरे धीरे वीक होती गई, वही यहाँ पूछा है, गुप्ता तक बतानी है। हमने ये भी सब पढ़ा था, उनको कौन कौन सी सभा में भाग ले सकती थी, कौन से में नहीं ले सकती थी। कई जगह उनके लिए बहुत गंदे वर्ड यूज किए गए हिस्ट्री में, वही बात यहाँ लिखनी थी। क्लियर है? एक क्वेश्चन डन। सेकेंड देखिए, भक्ति मूवमेंट का प्रसार और प्रभाव बताइए। क्या आपने नहीं पढ़ा भक्ति मूवमेंट? दादू दयाल हर, चाहे कबीर हो कोई हो, सबका पढ़ा है। इम्पैक्ट क्या आया वो भी आपने पढ़ा है। सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, साउथ इंडिया में हाउ फार टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द चोलाज became more refined and grandiose as compared to the early South Indian temple architecture style। जितनी भी स्टाइल है आर्किटेक्चर, क्या मॉर्निंग में मैम ने और मैंने भी शुरू में कराई नहीं कराई? yes, जोर से बोलें। yes, ये भी बताया मंदिर कैसे बनता, किस स्टाइल में बनता था, सारी स्टाइल डिस्कस की नहीं की? yes,
यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है। नेक्स्ट देखिए, क्या ये कहना सही है कि भारत में धार्मिक मतों के विस्तार की दृष्टि से गुप्त एरा काल महत्वपूर्ण था? क्यों जितने भी मंदिर है गुप्त काल में बने नहीं बने? सब वहीं के हैं। तो कह सकते हैं ना कि रिलीजियस रूप से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह सकते नहीं कह सकते? पढ़ा नहीं पढ़ा? 2 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय डिस्कस द वेरियस प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। भारत का जो भी फ्यूडलिज्म है, चाहे सल्तनत काल में इक्ता सिस्टम था, जो भी था उसके बारे में लिखना था। पढ़ा नहीं पढ़ा? yes, कब इक्ता हेरिडिटरी वो भी पढ़ा है ना? yes, कोई पूछिए किसानों की स्थिति फ्यूडल सिस्टम के बारे में, सामंतों की स्थिति क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बिरूनी ने क्या बताया? अल-बिरूनी पढ़ा नहीं पढ़ा? yes, सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सूफी लिटरेचर, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सूफीज्म? yes, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? yes, और डिटेल में पढ़ा, यहाँ तो 2 ही पेज बढ़ने हैं। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत क्यों डिक्लाइन हुआ? इतना सब पूछा है, पढ़ा नहीं पढ़ा? yes, समझ में आ गया अच्छे से कि दिल्ली सल्तनत क्यों डिक्लाइन हुआ? कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे? अच्छे से पढ़ा है ना? yes, कि इल्तुतमिश में मजबूत क्यों था? तुर्के चहलगानी के कारण। चहलगानी अपनी अयासी पे आ गया तो इसलिए डूब गया। आगे जाके क्या क्या दिल्ली सल्तनत में घटा, आपको खोजेज डायरेक्ट लिखाए हुए नहीं लिखाए हुए? yes, सोचो, ये तो ऑप्शनल वालों को किस तरीके से पढ़ाया होगा, ये तो फाउंडेशन में लिखाए हुए। मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसे कंट्रोल करता था? उसके उद्देश्य उपाय बताइए। पढ़े नहीं पढ़े? yes, sir. उसकी एक एक चीज पढ़िए। मार्केट को कैसे मैनेज करता था? yes, सारी एग्रीकल्चर को कैसे करता था? है या नहीं आपके रजिस्टर में पूरा? yes, sir. ये आपके सामने क्वेश्चन। जहांगीर में नूरजहां का योगदान बताया, नहीं पढ़ा गया? yes, अच्छे से। मैं तो हर बार कहता था नूरजहां की कहानी मुझसे पढ़ना, कहता था नहीं कहता था? yes, और मैडम पढ़ा देती थी। पढ़ा नहीं पढ़ा? yes, पढ़ा है ना? क्या करती थी? परफ्यूम भी थोड़ी लगाती थी। अरे डांसर भी तो अच्छी थी। yes, क्या उसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में इसका रोल था? yes, यही पूछा। नेक्स्ट देखिए, बलबन ने दिल्ली सल्तनत के लिए व्हाई डिड बलबन प्रेफर कंसोलिडेशन ओवर एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत? बलबन की 2 पॉलिसी थी, एक तो ब्लेड वाली थी, yes, थी या नहीं थी? yes, दूसरी क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में जो भी पेंटिंग थी उस पे यूरोपियन का क्या क्या दिखता है? क्या मुगल पेंटिंग नहीं पढ़ी आपने? yes, वो दिखा दीजिए, वही दिखता है। वो कोर्ट कैसे डेकोरेट करते थे, वो अपने दरबार को सजा के रखते थे कैसे। तो यूरोपियन मतलब अंग्रेज आगे तो बहुत कुछ सीखा है। अंग्रेज आए, जब यूरोपियन थे, पुर्तगीज आए, तभी तो अच्छी अच्छी चीजें सीखी। वो प्रिंटिंग मशीन लाए और वैसे पेंटिंग के। आप सिंपल सा चीज समझिए, हमारे लोग धोती और कुर्ता में घूमते थे नहीं घूमते थे? yes, जब वेस्टर्न कल्चर आया तभी तो जींस और ऐसे कपड़े पहनने शुरू हुए। इम्पैक्ट आया नहीं आया? yes, तो मुगलों के समय जब अंग्रेज आ चुके थे, जब उनको 1608 में पहली बार ट्राई की, 1617 में दूसरी बार उनको जब परमिशन मिल गई थी ट्रेड की, तो उन्होंने जो जो किया वो चीजें इम्पैक्ट जो भी उनकी पेंटिंग में दिखता है वो आपको बताना है, चाहे वो कलर का हो कोई भी हो। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आगे आइए। मुगल साम्राज्य, द मराठास पोज्ड ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य की अखंडता के लिए मराठा एक खतरे थे। क्या मराठाओं ने संधि नहीं की मुगलों से कि मुझे रुपए दो 50 लाख में तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा? की या नहीं की? यस सर। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हैदर अली तो साम्राज्य बनाने के लिए पैदा हुआ, टीपू सुल्तान ने खो दिया। सही बात है या नहीं? Yes, sir. एंग्लो मैसूर वॉर Yes, sir. पहले हैदर अली ने जीते, टीपू कैसे खो गया? क्योंकि हार गया। खो दिया मतलब बात है कि हारना ही है। तो बस वही आपसे पूछा है कि टीपू क्यों हारा, तो टीपू की हार के कारण जो आपने लिखे वो यहाँ लिख देते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, रणजीत सिंह ने कैसे सिखिज्म का उदय किया, बताइए। क्या पढ़ा नहीं पढ़ा? Yes, sir. पूरा डिटेल में। Yes, sir. कैसे सिखिज्म खड़ा हुआ? उसने सतलज रिवर को बॉर्डर मान लिया कि भाई ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुगल आर्किटेक्चर वॉज क्या है, बीच में प्लस आ गया। हाँ, सिंथेटिक इन कैरेक्टर। मुगल वास्तुकला की प्रकृति जो थी वो कैसी थी? समन्वयवादी थी। टिप्पणी कीजिए। मुगल का चाहे ताजमहल हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे लाल किला हो, क्या अकेला जहां से मुगल आए वैसा है या इंडिया वालों का भी दिखता है, ईरान का भी दिखता है, यूरोपियन सबका दिखता है, नहीं दिखता है? Yes, sir. ये प्रश्न जो मुगल में काम हुए हैं, आप यहाँ तक सोचो, बाबर जैसा आदमी तो 2 पेंटर अपने साथ भी लेके आया था। तो जो चीजें यहाँ से मिली तो समन्वय तो है ही ना। ये थोड़ी कि पूरा आए बॉक्स में पैक होके कारीगर आए और अपने अनुसार काम करके चले गए, वही चीज प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, 18वीं सेंचुरी में भारत की इकोनॉमी की वो थोड़ी स्लो हो गई थी, बताइए। तो जो 1700 से 1800 के बीच में हुआ वो बताओगे नहीं बताओगे? Yes, sir. क्या बड़े कांड हुए थे? भयंकर अकाल पड़े थे नहीं पड़े थे? प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था? Yes, sir. हुआ था नहीं हुआ था? Yes, sir. वही घटनाएं आपको लिखनी थी। देखिए अगला, अकबर के समय मुगल राज्य की प्रकृति बताइए कैसी थी? अकबर कैसा बंदा था? सेकुलर था नहीं था? जजिया हटाया था नहीं हटाया था? Yes, sir. यही पूछा है। पहले पेपर में 8 क्वेश्चन है, 5 करने हैं, 8 के 8 आते हैं आपको। इज द फर्स्ट ऑप्शनल। 8 में से 5 ही करने हैं। इस द फाउंडेशन बैच की बात कह रहा हूं मैं, ऑप्शनल बैच की नहीं कह रहा हूं। सोचो फाउंडेशन बैच में 8 के 8 आपके रजिस्टर से हैं। नेक्स्ट देखिए, पेपर 2 ऑप्शनल का बेटा भी रहने दे, बाद में लेंगे बाद में। देखिए पहला क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से है कि कॉलोनियलिज्म हैड ए ट्विस्टेड लॉजिक ऑफ इट्स ओन फॉर कमर्शियलाइजेशन. It emerged on analysis to have been often an artificial and forced process. देखिए एग्जाम से 2 दिन पहले लिफाफा पैक किया था ना? लिफाफा देना भाई। देखो इस लिफाफे को खोलते हैं, जिसमें 5 पेपर है। ये आपके रजिस्टर और 5 पेपर के लिए कहा था आपको। जोर से बोल के बता। आगे आगे कौन सी सेंचुरी? आगे देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा है कॉलोनियलिज्म और कॉमर्शियलाइजेशन का। तो कॉमर्शियलाइजेशन का पूरा कारण, उसका रिजल्ट और उसका फीचर्स क्या क्या थे, सारा का सारा रिवीजन के अंदर डाला। क्लियर है? सेकंड देखिए, क्वेश्चन देखिए, 1857 के बाद जो भी है फार्मर मूवमेंट हुए, क्या मैम ने रटाए नहीं रटाए? के जोर से बोलो। Yes, sir. सारे मूवमेंट है ना? Yes, sir. वही आपको लिखने। 57 से पहले वाले छोड़ दो, बाद वाले लिख दो। फार्मर मूवमेंट जो है हेडिंग ही आपको फार्मर मूवमेंट डलवाते हैं, उसके नीचे वाले लिखने।
अगला देखिए, भारतीय जनमानस की जागृत राजनीतिक चेतना और अंग्रेजों के असम्मानजनक और कायरतापूर्वक अपमान ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। अरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ? कारण लिखने 1920 में हुआ ना, जो चोरा चोरी कांड से बंद हो गया था। पढ़ा नहीं पढ़ा? उसके कारण लिखने कि कौन कौन से कारण थे जिनके कारण ये मूवमेंट हुआ, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया तो बेसब्री से एक प्रभावी सूत्र की तलाश थी, एक इफेक्टिव फॉर्मूला चाहिए था। क्या गांधी जी ने 11 फॉर्मूले दिए नहीं दिए? गाड़ी की दुकान पे धरना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो क्वेश्चन पूछा। पढ़ा नहीं पढ़ा? पूरा पढ़ा ना? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस हुआ, राउंड गोल में हुई, दोबारा से आके सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया नहीं किया था गांधी ने? गांधी ने कहा था ना कि मैं नंगा गया था, भारत की इज्जत लौटा के नहीं आया हूं। बोला नहीं बोला? पढ़ा है ना? नेक्स्ट देखिए, सत्ता हस्तांतरण के समय अंग्रेजों ने अपनी जिम्मेदारी को त्याग करना यदि संवेदनहीन था तो जिस गति से उसे संपादित किया उसे भव और भी बुरा बन गया। जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो वो क्या करके गए थे, वो बात लिखनी थी। 3 ऑप्शन थे ना, या तो इंडिया में मिल जाओ, या अंग्रेजों में, या फिर स्वतंत्र पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहिए। था नहीं था? यस सर। इंटीग्रेशन पूछा है। नेक्स्ट देखिए, सेम कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध में फ्रांस को साउथ इंडिया में वर्चस्व की प्रतिद्वंदता से वस्तुतः बाहर कर दिया। चर्चा कीजिए। पढ़ा नहीं पढ़ा? एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, पढ़ा नहीं पढ़ा? डिटेल में पढ़ा है ना? कर्नाटक के 4 वॉर थे। आगे देखिए, भारतीय परिषद बिल 1861 बता दो। क्या सारे एक्ट याद कराए नहीं कराए आपको? अरे जोर से नहीं बोल रहे हैं। तो 1861 भी आपको कराया है? कराया है ना? क्या था 1861? इस पर जाओ, खड़ी हो जाओ, देखो कितना याद है। 58 वाला एक्ट क्या था पहले वो बता। क्या था मेन, क्या हुआ था? यस, वेरी गुड। क्राउन के अंडर में पूरा सिस्टम आ गया, क्योंकि 1857 की रिवॉल्यूशन हुई थी और तुरंत 2 साल बाद ही 1861 का एक्ट आया, वही आपको लिखना। नेक्स्ट देखिए, नील विद्रोह, इंडिगो रिवॉल्यूशन पढ़ा नहीं पढ़ा सर? मैम ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पूरा रटाया है ना? वही क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट देखिए, क्या आप इस बात से एग्री हैं कि the decline of traditional Indian artisan production was a fact sad but inevitable? भारतीय कारीगरों के उत्पादन में गिरावट एक दुर्गत परंतु अवश्यभावी तथ्य था, है या नहीं? कॉटेज सब खत्म हो गया था ना? पूरा माल अंग्रेजों से वहां से बन के आ रहा था, नहीं आ रहा था? सही बात है? पढ़ा है ना? नेक्स्ट देखिए, भारत में आदिवासी और कर्षक विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने की एक सशक्त और महत्वपूर्ण परंपरा स्थापित की। आप ये बताइए, इतना आपने पढ़ा, चाहे वो गोंडू आदिवासी हो चाहे कोई भी हो, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए नहीं खड़े हुए? यही पूछा है। खिलाफ थे ना वो? इन्होंने हिम्मत दिखाई ना, चाहे वो 1857 में क्यों ना हो, चाहे, पर अंग्रेजों के खिलाफ तो थे। कोई क्वेश्चन पूछा है आपसे। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन का उद्देश्य प्राप्त करने में प्रेस एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। प्रेस के लिए चाहे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो चाहे कोई भी हो, जो फायदेमंद, आपको कोई याद हो तो मेडकॉफ ने फ्री किया नहीं किया? यही क्वेश्चन।
अमेरिकी रिवॉल्यूशन तब समाप्त हुआ जब ब्रिटेन ने यूएसए की स्वीकृति को प्रदान किया। देखो सीधा सा पूछा है कि अमेरिकन की जो रिवॉल्यूशन थी ये आपको पहले क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। एल्बरूनी डिस्कस किया, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी डले हुए हैं जो आपके रजिस्टर के अलावा एक बड़ा आंसर कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध 1783 में तब खत्म हुआ था जब ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकृति दे दी, क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन की कॉलोनी थी। जब वो चली गई तो वो स्वतंत्र हो गया। पूरा देखिए, इंडस्ट्रियल यूएसए रिवॉल्यूशन, यूएस के कोजेज क्या थे रिवॉल्यूशन के, इम्पैक्ट क्या है बाद में। इसके अलावा इसके अंदर देखें तो वाई इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ रिवॉल्यूशन, इसके लिए है ना कि यूएसए की रिवॉल्यूशन क्या थी। तो बेसिक चीजें पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शनल है। तो कारण क्या थे, रिजल्ट क्या थे, उनको बाहर क्यों निकाला, ये चीजें। नेक्स्ट देखिए, चार्टिस्ट मूवमेंट कुछ ही डिमांड को पूरा कर पाया, श्रमिक वर्गों को महसूस नहीं, मतलब फायदा नहीं मिला। चार्टिस्ट मूवमेंट इज द पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, जो लेबर और उनके बीच था कि भाई आपको वोटिंग राइट दे देंगे और कर देंगे। तो रिवॉल्यूशन के अंदर ये कॉन्फ्रेंस है, यहाँ सिर्फ ऑल कॉन्फ्रेंस लिख दी मैंने, तो मतलब उसी में एक आपस में जाके समझौता हुआ था, वो पूछा। ये मेरे किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं है, 1842 की बात है ये। नेक्स्ट देखिए, के आंदोलन में आपको बताना है कि डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के विचारों से गढ़ा हुआ था। तो पूरा के पूरे मूवमेंट एक साथ लिखे हुए कि मूवमेंट मतलब आपको लिखा दिए, इसके बिना अधूरा है। तो मूवमेंट का पूरा जितने मूवमेंट हुए, चाहे वो ग्लोडियन हो, जैकोबियन हो, सारे मूवमेंट एक साथ की मूवमेंट। जैसे हमने मॉडर्न में देखा कि किसानों के कितने मूवमेंट है, पूरी लिस्ट आपको लिखाई पढ़ाई हुई है ना डिटेल में, वैसे ही द पार्ट ऑफ द मूवमेंट कि उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटी। नेक्स्ट देखिए, 1867 से 1902 में अफ्रीका में जो हुआ वो सारी चीजें आपको बतानी है। देखो अफ्रीका की घटना आज भी स्पेशल है, और अफ्रीका जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो अफ्रीका जैसे चाइना की रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, फ्रेंच पढ़ोगे, जर्मन पढ़ोगे, नेपोलियन बोनापार्ट या यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो आपको अफ्रीका के भी कोजेज और वहां पे क्या क्या हुआ सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अफ्रीका का पूछा है, बहुत बेसिक सीधा का सीधा क्वेश्चन, कहीं कुछ घुमाया नहीं उसने। एक भी बंदे का, मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल में बता दूं, 27 में 13 जने हिस्ट्री ऑप्शनल के, उनमें से पहला क्वेश्चन तो मैं कहता नहीं हूं क्योंकि वो मैपिंग का है, वो किसी का सही नहीं हो सकता, श्योर नहीं है। लोकेशन ढूंढनी होती है, फिर बढ़नी होती है, तो वो 2.5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो मैटर भी नहीं करते क्योंकि कोई सही नहीं कर सकता। कोई किसी ने 10 सही कर दिए तो किसने 15 कर दिए, किसने 5 कर दिए, किसने 2 भी कर दिए। मेनली वो डिजर्व नहीं करते क्योंकि वो लोकेशन आपको, और वो उनको पड़ता है, कोई वो बेवकूफ भी होता है क्योंकि 1000-1500 लोकेशन याद करो और फिर आपको एक एक लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड याद हो, तब जाके वो सही होती है। तो लोकेशन वाला मैं नहीं कहता, 2.5 नंबर वाला क्वेश्चन। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन पे बात करें। कोल्ड वॉर के बाद यूएसए की प्रभुता चुनौतीपूर्ण थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ नहीं हुआ? वो तुमने बनाई ना सब स्लाइड, इसने बनाई है, चार्टिस्ट मूवमेंट सब स्लाइड वर्ल्ड हिस्ट्री की इस लड़की ने बनाई है। तो कहने का बात है, कोल्ड वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रसिया और अमेरिका में शुरू हुआ, उसके बाद क्या घटना है वो पूछा। कारण ही सिंपल सा कि आपको फील्ड में नहीं लड़ना, आपको ट्रेड और मुंह से लड़ना है।
कई बार आपने घर में देखा कोई बात होगी, आपकी मम्मी आपके पापा से बात नहीं करती है पर काम सब करती है। इज द कोल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो यूएन की आवश्यकता थी। इसकी उपलब्धियां और कमियां बताइए पूरा डिटेल में। हर बार इन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ाने वाले बताओ। यूएन कैसे बना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद शांत। तो यूएन की पूरी रूपरेखा और सब कुछ पढ़ रखा हमने। तो उसके क्या क्या अचीवमेंट है, क्या नुकसान है, वो आपको बताना है। अब रसिया उसकी नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा, तो ये कमियां है। साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कॉलोनी विरोधी मूवमेंट की शुरुआत के 81 कारण क्या थे वो आपको समझाना है। देखो सीधा पूछा है साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया का चाहे वो आसियान हो, चाहे वो कोई भी आपस में जो बॉन्डिंग, थाईलैंड ये वाले देशों की बात कर रहा हूं, मलेशिया, इनकी बॉन्डिंग क्यों जुड़ी हुई है और इंडिया इन पे क्यों इम्पैक्टफुल है, वो चीज आपसे पूछिए। तो हमारा ट्रेड होता है, हमारा कल्चर। आज भी इंडिया का सबसे बड़ा टेंपल कंबोडिया में अंकोर वाट है, तो हमारे कल्चर की रिलेशन है। आप सोचो आपके आसपास में खूब सारे बुजुर्ग लोग थाईलैंड घूमने जाते हैं, है ना? रिलेशन अच्छे, तो टूरिज्म अच्छा है। कहने का मतलब क्या है? टूरिज्म अच्छा है। अरब नेशनलिज्म की कल्चर आंदोलन नहीं था, अभी तो ये उपनिवेश विरोधी संघर्ष भी था। पूरा अरब मूवमेंट पढ़ते, गल्फ की कंट्रीज कैसे बनी, क्या नहीं बनी, इसके बिना पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री अधूरी है। इसके बिना पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री अधूरी। आपके पास 1 तारीख से ज्ञानेंद्र भी जुड़ रहा है मॉर्निंग में क्लास लेने के लिए। जया तो कल से क्लास ले रही उधर वाले बैच में, इसमें नहीं। एक बंदा और जुड़ रहा है कि जो आपको इस बार प्री के लिए अच्छी तैयारी करा पाए, जिस प्रकार हम मेंस की तैयारी करते हैं। तो अब जब हम मॉर्निंग बैच 2 तारीख से शुरू कर रहे हैं, एक का संडे है, तो और अच्छे से हम इस चीज पे प्री पे भी घेरने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार मेंस को घेर रहे हैं। यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, नॉट मी, योर। टेल मी। पक्का सोचो आपने ऑप्शनल पढ़ा नहीं, आपने फाउंडेशन पढ़ा है। आपने सिर्फ फाउंडेशन पढ़ा है। अगर मैं आपने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ ली ना, फर्स्ट चैप्टर, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स का पेपर दिखा दूं तो आपको इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके रजिस्टर से हैं। चाहे आपका सेकंड रजिस्टर पॉलिटी का उठा लेना, सारे आपसे हैं। जीएनपी का भी क्वेश्चन आया है, फिनेंशियल इंक्लूजन भी है, सब जो आपने पढ़ रखा है। क्लियर? डन? Yes, sir. चलो जाओ बाकी की अपनी अपनी क्लास